So, hello all, and welcome you to my class for subject of Advanced Accounting for CA Inter Group 2 पेपर 5, या ये कह सकते हैं ग्रुप 2 का पेपर नंबर 1। वैसे तो अब आप लोग मुझे जानते ही हो, ग्रुप 1 में मैंने मेरा सब इंट्रोडक्शन अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में दे ही दिया है, तो इसलिए अब वो सब अपन कुछ रिपीट नहीं करेंगे। और भी कई सारे ज्ञान वाली बातें जो भी मेरे को पुरस्नी थी, देनी थी आपको, वो मैंने ग्रुप 1 में दे दी है। सो नथिंग टू डिस्कस अबाउट इट। अपन तो एडवांस अकाउंटिंग के सीधे आज कोर्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करके सीधा चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी अदर डिस्कशन, जहाँ तक पेपर पैटर्न है, जैसा मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया, सेम वही एडवांस अकाउंटिंग में भी रहेगा। वही 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, वो भी मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है। बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको 4 करने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पार्ट ए पार्ट बी रहे, और लास्ट वाला क्वेश्चन एज यूजुअल जो 6 क्वेश्चन होता है, उसमें 4 या 5 पार्ट सब पार्ट्स होते हैं। तो पैटर्न इज़ ब्रॉडली सेम, नथिंग डिफरेंट। कंटेंट जो है, ग्रुप 1 के जो टॉपिक्स अपन कर रहे हैं, अब ग्रुप 2 में अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स हैं, तो देखिए ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इंटर में 2-2 बार अकाउंट्स है। ओके, क्योंकि वास्ट सिलेबस मानते हुए इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो हमारे टाइम में तो एक ही होता था और ये सारा सिलेबस एक में ही करते थे। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। यू हैव 200 मार्क्स इफेक्टिवली एंड 2 सब्जेक्ट्स फॉर इट। तो ग्रुप 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो ब्रॉडली अगेन मैं इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कुछ चैप्टर्स जो अपने हैं वो अगेन कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, तो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड 5 या 6 चैप्टर अपने ग्रुप 1 में हैं। यहाँ फिर से कुछ चैप्टर्स कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें वी हैव बायबैक ऑफ शेयर्स। तो समझिए, इश्यू ऑफ शेयर्स आपने 11-12 फाउंडेशन में सब अच्छे से कर लिया, ठीक है। ग्रुप 1 में हमने बोनस इशू, राइट इशू कर लिया या करना है। और यहाँ पर अब रिवर्स है, मीन्स शेयर इशू नहीं, कंपनी अपने शेयर वापस से खरीदती है, बायबैक। तो वो एक छोटा सा चैप्टर है जो हमारे कोर्स में है। देन वी हैव अ चैप्टर ऑन ईसॉप्स। ये नाम शायद आपने सुना होगा, या आप लोगों ने एक स्वेट इक्विटी का नाम सुना होगा। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते में फ्री में शेयर्स देती है, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस कहा जाता है, ईसॉप। तो उनकी अकाउंटिंग जो है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। देन शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वो कंपनीज को ऑथराइज करता है कि अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, जिनमें वोटिंग राइट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंशियल शेयर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, बहुत छोटा सा, 2 घंटे का भी नहीं, क्या अदर आधे घंटे का भी चैप्टर नहीं है, अपन तो इसके साथ में ही करते हैं। बट एनीवेज, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये एक चैप्टर है। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। मतलब सीए बनने के बाद अगर आप
हाई प्रोफाइल प्रैक्टिस में है, कंसल्टेंट है, तो ये एक बहुत ही मेजर रोल होता है सीए का, हेल्प इन अमालगमेशन, दैट इज़ दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिल के एक कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि ये आपके सीए इंटर में भी है और वापस सीए फाइनल में भी इसको और डिटेल्ड स्कोप में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड चैप्टर, और एक चैप्टर और है, ठीक है, क्रियाक्रम वाला, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। मतलब कंपनी बनाना आप लोगों ने 11th-12th में सीख लिया, अपन यहाँ पे लास्ट उठावना क्रियाक्रम वाला काम भी कर लेंगे कि फाइनल डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है, और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं। आप कहेंगे अकाउंट्स में, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा लीगल काम ज़्यादा होगा, ठीक है, बट दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे कंपनीज से रिलेटेड। देन वी हैव अ सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस के बारे में अपन सीखने वाले हैं। वन इज बैंक्स, बैंकिंग कंपनीज। द अनदर इज नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज। सो ये दो टॉपिक हैं। स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल सर्विसेज मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस क्यों हो गया, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, कोई सर्विस भी नहीं दे रही है, ये पैसों का ही काम करती है। बैंक्स का काम क्या है, आपसे पैसा लेना, किसी और को उधार देना, आपको ब्याज देना, उससे ब्याज लेना। तो ये बिजनेस का मॉडल क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है, किस तरह से इसके ट्रांजैक्शन होते हैं। अच्छा, इसकी कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बिल्कुल पैनी नज़र रखता है। आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले वो नाम सुना होगा, यस बैंक एकदम से नो बैंक हो गई। अभी थोड़े टाइम पहले एक और लक्ष्मी विलास बैंक ख़त्म। तो आरबीआई नज़र रखता है, फिर भी लोग नज़र चुराने में एक्सपर्ट हैं। वॉट एवर इट मे बी, दैट इज़ द टू चैप्टर्स वी हैव ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस। आफ्टर दैट वी हैव अनदर कैटेगरी जिसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं। वैसे तो ये थोड़ा बहुत पार्टनरशिप और कंपनी का ही रोल है, यहाँ कंपनी अकाउंट से रिलेटेड ही मैं कहूँगा, बट इसको कहा जाता है होल्डिंग कंपनीज। जिसका सही नाम तो सीएफएस है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होल्डिंग कंपनी लॉ में तो नाम सुना हुआ होगा कि अगर कोई कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो दूसरी कंपनी को उसका होल्डिंग कंपनी, मतलब ये समझ लो पेरेंट कंपनी कहा जाता है, कि वो होल्ड करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो लॉ में रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली उसकी सब्सिडरीज होगी, तो उनको एक कंबाइंड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो भी बनाना होता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। इनडायरेक्टली तो कंपनी अकाउंट्स का ही पार्ट है। हाँ, मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो वेटेज है मार्क्स का, उसमें इसको अलग ले रखा है। देन वी हैव अ चैप्टर ऑन पार्टनरशिप। इसमें दो हैं, वन इज डिसोल्यूशन, अनदर इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका अकाउंटिंग कैसे रहेगा। और लास्ट अपना होम प्रोडक्शन है ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये 4 पार्ट इंस्टीट्यूट ने कर रखे हैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्क्स का वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो होल्डिंग कंपनी और सीएफएस है, हाँ, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और वो है 25 से लेकर के 30%। मतलब ये 3 चैप्टर हैं और 25 से 30% तक का ये आपका वेटेज रखते हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस, सॉरी एनबीएफसीज की बात करें तो इनका वेटेज 12 से 16% है। हाँ, देखिए अभी रिसेंटली पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया। इसमें 2 चैप्टर और हुआ करते थे, वो इंस्टीट्यूट ने कोर्स में से हटा दिए। कितना अच्छा किया ना, एक इंश्योरेंस कंपनी था, एक म्यूचुअल फंड्स था, हटा दिए। ओके, तो इसलिए पहले इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा था, अब उसको क्या कर दिया गया, कम ज़्यादा नहीं किया गया, पहले 20% था, 16 कर दिया।
कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज जो है वो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है 33 से लेकर के 38% के बीच में। ओके, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वेटेज 20 से 26। आप कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमने ग्रुप 1 में कर लिए ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं भाई। वहाँ AS1 किया, 2 किया, 3 भी था, हाँ 4 5 था क्या, नहीं था, 6 था, नहीं था, 7 भी नहीं था, सीधा 10 था। तो अब यहाँ पर जो कुछ बचे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS4 है, 5 है, हाँ 6 तो AS है ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया। 7 है, 8 नंबर AS ही नहीं है, 9 है, 10 ग्रुप 1 में कर लिया, 11 ग्रुप 1 में, 12 ग्रुप 1 में, 13 ग्रुप 1 में, 14 जो है वो कोर्स में है, पर 14 हमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अमालगमेशन हम करते हैं ये इसी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो देखिए एक तो कम हो गया यहाँ पे भी। 15 थोड़ा हाई लेवल का है, से फाइनल के लिए छोड़ दिया। 16 ग्रुप 1 में कर लिया, 17 यहाँ पर है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 जो है वो ये होल्डिंग कंपनी का ही पार्ट है, पर यहाँ 21 कोर्स में नहीं रखा है। कारण ये जो होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर है CA इंटर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ये समझ लो जो टोटल कंटेंट है उसका 25% भी नहीं है, बाकी का 75% आप CA फाइनल में समझोगे पढ़ोगे। तो ये होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ हम नहीं पढ़ने वाले। यहाँ तो सिर्फ थोड़े थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे कि हाँ कैसे बैलेंस शीट को मर्ज करना है, कंबाइन करना है, दैट्स ऑल। अदरवाइज़ यहाँ पे कोर्स में इसको नहीं रखा गया है। फिर आगे के भी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड थोड़े हाई लेवल के हैं वो नहीं हैं। उसके बाद सीधा 24, 26 और 29, बट स्टिल लिस्ट लंबी है। कितने हो गए भाई, 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर्स में हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर हुए, ये 2 चैप्टर हुए, और यहाँ पर 3 और 3 6 चैप्टर हुए। पर समझिए AS को अगर छोड़ दें तो बाकी तो चैप्टर्स बहुत कम हैं, 6 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर। ठीक है, 11 चैप्टर ही है। AS का क्वेश्चन छोड़ दें तो 11 चैप्टर, आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 4 का मतलब 8 कवर हो जाते हैं। तो बात वही है, इंस्टीट्यूट ने एकदम कंटेंट ऐसा रखा हुआ है कि बस अकाउंट्स तो अपनी जान है, CA की नींव है, नींव मजबूत होनी चाहिए, एक भी पत्थर इलावा नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी टॉपिक छुटावा नहीं होना चाहिए, अपने को सब आना ही चाहिए। अब आप कहेंगे एडवांस अकाउंटिंग है, इसमें एडवांस लेवल क्या है? तो देखिए एडवांस लेवल एज सच कोई चैप्टर में मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही कुछ एडवांस अपन समझने वाले हैं, बहुत ही कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आएगा, एकदम नया चीज़ लगेगा, नथिंग। पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हैं इनमें ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नई फील होगी। अगर अच्छा ऐसा भी चीज़ होता है क्या, दुनिया में ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती है क्या, ये ज़रूर हम कह सकते हैं अकाउंट्स में थोड़ा सा एडवांस्ड है और इसका वेटेज भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके 25 नंबर एक तरह से मान के चलो, 20 तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही, 5 नंबर का आपके 6 क्वेश्चन में और आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है। और एक खास बात, ये जो AS19 अपना है, ये इंस्टीट्यूट की मेरी तरफ से थोड़ा सा मतलब नाइंसाफ़ी है कि इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो ग्रुप 1 में है, हायर परचेज, बिल्कुल आसान चैप्टर है, पर उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ रखा है। हाँ, उसका कारण ये भी हो सकता है कि हायर परचेज जो है वो AS19 का एक पार्ट है, AS19 में उसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो हो सकता है वहाँ लोड कम रखने के लिए इंस्टीट्यूट ने बचा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ रख दिया। पर जैसा भी है, दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव। अब जहाँ तक अपने को शुरुआत करनी है, मतलब सीधा अपन तो टॉपिक पे आते हैं, तो पहले कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं कंपनी अकाउंट्स के लूँगा, 1-2 चैप्टर्स, देन मे बी वी स्टार्ट विद द पार्टनरशिप पार्ट, क्योंकि पार्टनरशिप आप लोगों के की हुई है 11th-12th में भी, फाउंडेशन में भी, और कुछ लोगों के तो शायद डिसोल्यूशन भी कर रखा होगा, वो गार्नर वर्सेस मरे वाला। हाँ वैसे देखिए एक चीज़ और, किया हुआ है नहीं किया हुआ है डज नॉट मैटर्स। ठीक है, आप ये चिंता मत करना सर मैं तो 12th में छोड़ के गया था, ये फिर आ गया, अब मेरे को तो आता ही नहीं। बिकॉज अगर इंटर के कोर्स में कोई भी चीज़ है
तो आपने पहले कर रखी है नहीं कर रखी है, डज नॉट मैटर्स एट ऑल। मुझे तो वो वापस से आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच वही ABCD से वापस शुरू करना ही है, तो दैट विल बी ऑलवेज डन, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पहला चैप्टर जो मैं लेने की सोच रहा हूँ, ओके, वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। कारण इश्यू ऑफ शेयर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, और कई लोगों ने शायद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ा हुआ होगा, और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ग्रुप 1 के अंदर है ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इशू की एंट्रीज आपको आती है, एक शेयर इशू करते हैं जब कंपनी के पास क्या होता है, पैसा आता है, ओके। और ये चैप्टर जस्ट उसका उल्टा है, बाईबैक ऑफ शेयर, मतलब कंपनी अपने शेयर पब्लिक से वापस खींच लेती है, छीन लेती है, या कह दो सीधा सीधा कहूँ खरीद लेती है, और यहाँ पे एक तरह से कंपनी के पास पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा। तो एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ही आसान चैप्टर है। जो इशू ऑफ शेयर्स में एंट्री करते थे उसकी रिवर्स एंट्री करती हैं। वहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन था, यहाँ एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक है, तो वहाँ एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल था, यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट टू एप्लीकेशन हो जाएगा, एक तरह से जस्ट ब्रॉड व्यू देने के लिए। बट इस चैप्टर में एंट्रीज के नाम पे तो कुछ नहीं लिखा रखा है, पर इसमें अपन जो मेन चीज़ सीखने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एडवांस है तो थोड़ा कुछ एडवांस तो करें, तो अपन जो इसमें लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसके हिसाब से क्वेश्चंस में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, लॉ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल, ओके। इवन ग्रुप 1 में भी अपन कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर करते हैं या करेंगे, उसमें भी लॉ का पूरा ध्यान रखा जाता है। चाहे अपन वहाँ बाईबैक ऑफ शेयर पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नहीं बस मेरे को एंट्री आती है। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, CA इंटर में इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप एंट्रीज़ में कितने उस्ताद हो, वो तो मान के चलते हैं 11-12 फाउंडेशन में हो गया सब टेस्टिंग। यहाँ तो आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, लॉ का नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से आप क्या कैलकुलेशन कर पाते हो, दैट इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए लॉ का नॉलेज साथ साथ में ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा, कुछ चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने कोर्स में से हटा दिया, आपके आराम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक चैप्टर और हुआ करता था, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। वो आप लोगों ने 11-12 में नाम सुना होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना ज़रूरी है, नहीं तो इशू नहीं हो सकता। तो वो एक चैप्टर हुआ करता था, वो इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। यहाँ से मैंने आपको कहा 2 चैप्टर हटा दिए, ओके। सो और एक और चैप्टर था गुडविल का वैल्यूएशन, ओके, वो इसके साथ हुआ करता था, होल्डिंग कंपनी के साथ। और ये जो पार्टनरशिप है ना, ये ग्रुप 1 में था, इसको यहाँ पे ग्रुप 2 में डाल दिया, मतलब ग्रुप 2 और वन कम कर दिया, यहाँ डाला, तो यहाँ से गुडविल का वैल्यूएशन हटा दिया। आप कहेंगे अरे वैल्यूएशन और गुडविल तो हमको बहुत अच्छे से आता है, पार्टनरशिप में किया होगा ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। तो ऑफकोर्स आपको आता है तो अच्छी बात है, अपन काम में लेंगे। कहाँ काम में लेंगे, ये अमालगमेशन में। बट ये जो चैप्टर था ना, ये CA फाइनल में हुआ करता था, वहाँ से उठा के इंस्टीट्यूट इधर लाई। अब समझिए, CA फाइनल में होता था। आप कहेंगे अरे जो हमने चीज़ 12th में पढ़ी वो CA फाइनल वापस, हाँ, बट 12th में आपने समझ लो A फॉर एप्पल ही किया था, CA फाइनल में XYZ तक है, मतलब इतना डिफरेंस। तो वेरी वास्ट चैप्टर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है, CA फाइनल के लेवल का ही था। तो इंस्टीट्यूट ने इधर डाला, फिर लगा नहीं नहीं जाती हो जाएगी बच्चों के साथ, वापस से इसको हटा दिया। खैर, अपने लिए तो झगड़ा ख़त्म हुआ, इट इज़ नाउ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अपना तो बस लेटेस्ट सिलेबस यही है, और हो सकता है इंस्टीट्यूट कोई और कम कर दे तो भगवान की मेहरबानी, इंस्टीट्यूट पे भी अपने पे भी। तो फिलहाल चांस कोई लगता नहीं है, अपने को ये सब पढ़ना ही है, ओके। तो ये मैंने आपको कोर्स कंटेंट, इंस्टीट्यूट का वेटेज सब दे दिया। हाँ, वैसे ये सब अपनी बुक के अंदर है ही कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। हाँ, एक चीज़ और, आप कहेंगे किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाईबैक ऑफ शेयर जनरली 5 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है। ESOP में भी यही है, 5 से 8 नंबर। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हाईएस्ट 5 नंबर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये 10 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। अमालगमेशन 10 से 20 नंबर तक का,
मतलब 10 का बन सकता है, 15 का बन सकता है, 20 का बन सकता है। मतलब समझिए ये थोड़ा एकदम यूँ हैवी वेट चैप्टर्स है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज भी 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। बैंकिंग कंपनीज की बात करें 10 से 15 नंबर, ये जनरली 5 नंबर। मतलब आप समझिए 15 नंबर का, 16 नंबर का इसका वेटेज है, 10 का ये पूछ लिया, 5 का ये पूछ लिया, तो आप कहीं 15 ही हुए ना, 16 तक कैसे पहुंचाएंगे? भाई 10 की जगह 12 पूछ सकते हैं, उसके साथ 4 नंबर का कोई एस डाल सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप ये गलतफहमी मत रहना कि ये पार्ट 2 में 2 चैप्टर है, इन दो का ही कॉम्बिनेशन होगा। नो, ये ओवरऑल वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 में पता चला पार्ट ए में तो बैंकिंग कंपनी है, पार्ट बी में पता चला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ऑल पॉसिबल क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। आप वो बीकॉम की तरह ये मत समझिएगा कि ये ग्रुप, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन्हीं में इंटरनल कॉम्बिनेशन होगा। नो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप कहेंगे इन 4-5 चैप्टर में से ही बाकी सब दोनों क्वेश्चन बनेंगे। नो, एक इसका एक उसका हो सकता है। होल्डिंग कंपनी की बात करें तो ये 15 से 20 नंबर, इनमें भी 15 से 20 नंबर। मतलब समझिए ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसी के हिसाब से इनका वेटेज भी इस तरह से डिफाइंड है। और ये तो मैंने आपको कह ही रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है। एएस कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है और कुछ थ्योरी वाले भी हैं और कुछ मिक्स वाले भी हैं, पर ओवरऑल वही बात होगी, 90% 95% तो सब प्रैक्टिकल ही है। थ्योरी के नाम पे थोड़ा बहुत एएस कुछ हैं जो थ्योरेटिकल वाले हैं। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि रटना पड़ेगा, बिल्कुल उसका आंसर लिखना थ्योरेटिकल है, पर उसका यूज़ पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिकल है। मतलब एक तरह से समझ लो कैलकुलेशन नहीं है, अदरवाइज इट्स ऑल प्रैक्टिकल ओनली। ओके, चलिए जी। So we start with the first chapter, and that is buyback of shares. तो शेयर्स का बायबैक, तो कंपनीज अपने शेयर को वापस से खरीद सकती है, दैट इज़ अलाउड बाय कंपनीज एक्ट 2013। पुराने लॉ में एक बार आपने शेयर इशू कर दिए, उनको शोल्डर से वापस कंपनी नहीं खरीद सकती। हाँ देखिए, आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है, तो व्हाट हैपन्स कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए, तो वो शेयर्स लेता कौन है? आप कहेंगे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा सही नाम क्या दे सकते हैं? पब्लिक। तो ये पब्लिक उन शेयर्स को क्या करती है? लेती है। अब इन्वेस्टर में समझ लीजिए आप लोग हैं मिस्टर एक्स, उसने शेयर सब्सक्राइब कर लिया, पैसे लगा दिया आपने। अब आपको ये पैसा वापस कब मिलेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू गेट बैक दिस मनी। हाँ, तो वैसे तो मैं कहूँगा कंपनी तो आपको ये पैसा वापस कभी नहीं देगी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हाँ, वाइंडिंग अप अगर होता है कंपनी का, वो भी अपने कोर्स में है, तो उस वक्त सारे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो शोल्डर्स में बांट दिया जाएगा। आप कहेंगे उस वक्त पैसा मिलेगा, तब तो आप कहेंगे अरे भाई ऐसी चीज़ में पैसा नहीं लगाने का। कारण अपनी लाइफ तो लिमिटेड है कि अपन आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। कंपनी तो अपन ने पढ़ा है, वो परपीचुअल सक्सेशन, पता नहीं क्या क्या लॉ में आप पढ़ते हो ना, ये तो कभी जाएगी ही नहीं, तो अपने पैसे तो आएंगे ही नहीं। मतलब पैसे अपन लगाएं और पता नहीं कौन सी पुश्ते जाकर के पैसा वापस देखेगी, तो इसलिए खरीदने का ही नहीं। बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट हैपन्स, जनरली ये शेयर्स जो हैं दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आपने बीएससी का नाम सुना होगा, एनएससी का नाम सुना होगा, निफ्टी का नाम सुना होगा। तो अगर ये शेयर्स लिस्टेड है तो मिस्टर एक्स
को जब भी ये शेयर बेचने की इच्छा है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकता है। आप कहेंगे खरीदेगा कौन? तो खरीदने वाला भी सामने कोई अदर इन्वेस्टर होएगा। ओके, so there will be some other investor who is going to purchase these shares, maybe Mr. Y। तो इस तरह से एक्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे कब बिकेगा, क्या होगा। कोई बात नहीं, जिस दिन इच्छा हो स्टॉक एक्सचेंज में जाओ। स्टॉक एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती, कॉन्टैक्ट अ ब्रोकर हु इज़ रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज। उसको बोला भी शेयर्स बेचने हैं, हाँ वो आता बता देगा। आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम होता है कि देखिए साहब ये रेट में बायर खड़ा है, ये रेट में सेलर खड़ा है, ये रेट में इतनी क्वांटिटी में खड़ा है, यू कैन सेल। तो एक्स ने बेचा, वाई ने खरीदा, वाई को बेचना है, जेड मिल जाएगा। इट कीप्स ऑन हैपनिंग। कंपनी का कोई रोल नहीं, कंपनी ने तो एक बार शेयर इशू कर दिए, उसके पास पैसे आ गए, अब जिंदगी भर का मौज आराम। बट सपोज कंपनी की ऐसी इच्छा हो गई कि हम हमारे शेयर वापस से खरीद लें, वी बाई बैक आवर शेयर्स एंड कैंसिल दिस कैपिटल, so that is also allowed by Companies Act। हाँ, पर अब आपके मन में आएगा ऐसा करेंगे ही क्यों? अच्छा, कुछ लोगों के मन में तो जब 11th-12th कर रहे होंगे ना, इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने कहा यार ये काम बढ़िया है, कंपनी बनाओ, शेयर इशू कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे, फिर ऐश मौज करो। आया होगा कुछ के दिमाग में तो ये खुरापात आई होगी, अभी भी चल रही होगी कि सर ये थोड़ा सा प्लानिंग दे दो कि अपने तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं और अपन भी अनिल अंबानी की तरह मौज करें। मतलब अनिल अंबानी ने पैसा रेस करके तो मौज किया ही था, आप भले ही ठीक है उसके पीछे पहुंच पड़ी है। तो हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस माल्या बन जाएं कि माल लाओ। तो अब थिंग्स आर नॉट सो ईजी, बिकॉज अगर आप एक कंपनी बनाते हो और आपने कहा था हाँ मैं 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, आ जाओ, ठीक है, आप भले ही चिल्लाते रहो, एक एप्लीकेशन भी आने वाली नहीं है अनलेस एंड अनटिल पब्लिक नोज यू, पब्लिक नोज योर बिजनेस, दे नो योर कंपनी, देन ओनली दे आर गोइंग टू अप्लाई। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रानिया बवानी आया और शेयर इशू कर दिया और मज़े हो गए, नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, मेहनत करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत लगती है। ओके, ये मत समझना सिर्फ पढ़ाई करने में मेहनत है। हाँ, कि अगर ऐसे आसान होता पढ़ाई करने की ज़रूरत कहाँ थी, आप कहीं बस 12th पढ़ ली, इशू ऑफ शेयर आ गया, चलो इशू करो, काम खत्म। तो दैट इज़ नॉट द केस, इट्स टफ। तो अब कंपनी ने शेयर इशू करिए हुए हैं, पैसा आया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे वाई इट विल वाई वांट टू बाई बैक द शेयर, जरूरत कहाँ है वापस से उन शेयर्स को खरीदने की, पैसा आया हुआ वापस देना, इससे बड़ा बेवकूफ़ी क्या होगा। ओके, तो उसके कारण भी अपन समझते हैं, तो फिर उसके लीगल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो अब एक चीज़ समझिए, आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग दो शेयर्स, क्यों खरीदते हो, क्या लगता है आपको क्या मिल जाएगा उसमें जी। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट यू गेट? तो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर इज़ ओनर ऑफ अ कंपनी, इसको पार्टनर कह सकते हो। अगर आपके पास किसी कंपनी के 5% शेयर हैं तो ऑब्वियसली आप एक तरह से 5% के पार्टनर हो गए। अब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट कंपनी बांटती है किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा, आपकी कमाई हो गई। और नहीं भी बांटती है कंपनी, जब प्रॉफिट अर्न करती रहती है, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, प्रॉफिट अर्न किया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, वैसे ही यहाँ पर भी शेयर की वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। दिस इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग अ शेयर। ओके, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर इसीलिए इन्वेस्ट करता है, उसको लगता है कि इस कंपनी में पैसा लगाने से मेरे को फ़ायदा होने वाला है। और आपको अगर कोई कहे कि बस कंपनी में पैसा लगा दो डूब जाएगा, 100% श्योरिटी, क्या आप लगाओगे? हाँ, अगर कोई तैयार हो तो बता देना भाई, मैं ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगवा दूंगा। भाई आपको डुबाना ही है तो दूसरी जगह डुबाओ, तो इसके बजाय मेरे कहने से डुबा लो। बट एनीवेज, नो वन वुड बी रेडी, एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट और दे ऑलवेज वांट टू गेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार होता है ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो वापस आएगा कि नहीं आएगा वो डाउटफुल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब उस पर एक्स्ट्रा कमाई होगी कि नहीं होगी, उसके लिए तो आप कहोगे हम चलो थोड़ा रिस्क ले लेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो आप कहेंगे रहने दो भाई, बेवकूफ़ नहीं मिला क्या, रादर आई विल एंजॉय, ठीक है, माई लाइफ विद दिस मनी रादर देन पुटिंग इट इन डस्टबिन। तो अब
कंपनी ने शेयर इशू किए, पैसा आ गया, दैट इज़ ऑल फाइन, इशू की एंट्रीज भी आपको आती है, कंपनी उन पैसों को अपने बिजनेस में यूज़ करेगी एंड ऑल दैट। द इशू अराइजेज, ये बाईबैक का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट से, शेयर होल्डर से वापस लेगी और उसको पैसा देगी? वाई वाई देयर इज़ अ नीड? कहाँ ज़रूरत है पैसे वापस देने की और शेयर लेने की? काम चल रहा है, क्यों ऐसा पंगा करने का? तो देखिए उसके कुछ कारण हैं क्यों अब कंपनी शेयर वापस खरीदने का सोचती है। ओके, और वैसे एक चीज़ बताऊं, रियल लाइफ में आज के ज़माने में आप बाईबैक कई कंपनीज में सुनते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली TCS नाम सुना हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसने बाईबैक ऑफर लॉन्च कर रखा है। विप्रो उसने बाईबैक लॉन्च कर रखा है। एक मैजेस्को करके सॉफ्टवेयर कंपनी, उसने अपना सारा बिजनेस ही बेच दिया, तो उसको बाईबैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसने डिविडेंड के फॉर्म में पैसा बांटने का सोच लिया। तो समझिए जो कंपनीज कैश रिच है, बहुत पैसा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें, तो शेयर को देना ही है। पर बिजनेस वाइंडिंग अप नहीं करना है। शेयर को तो आप शेयर के पैसे वापस कब दे सकते हो? कंपनी वापस कब दे सकती है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन तो अपने को करना नहीं है, वाइंडिंग अप तो करना नहीं है, तो अब आप कहेंगे उसका क्या करें? तो फिर तरीका यही बचता है, बायबैक कर लो। अब इसको और मैथमेटिकली मैं समझाता हूँ। सपोज किसी कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स हैं जो इश्यूड हैं। अच्छा, मान लीजिए आपकी कंपनी है, तो सबसे पहले ये आपकी कंपनी की फीलिंग कब आएगी? जब सारे शेयर आपके पास हों। देखिए, प्रमोटर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, पर कोई भी कंपनी में सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में तो आप कह सकते हो सारे शेयर्स प्रमोटर्स के या उनके फैमिली वालों के पास ही होंगे। जैसे मैं बात करूँ, ये अपनी एक्सेल एकेडमी है, इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसके सारे शेयर्स हम प्रमोटर्स के पास ही हैं, नथिंग इज़ विद द पब्लिक, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी डोंट वांट टू डाइल्यूट आवर स्टेक। पर अब अगर लिस्टेड कंपनीज़ की बात करो तो वहाँ तो प्रमोटर का स्टेक 75% से ज़्यादा तो अलाउड ही नहीं, हाईएस्ट 75%। 25% तो आपको लोगों में बांटना पड़ेगा, तभी तो आप पब्लिक कंपनी कहलाओगे। कुछ तो पब्लिक होनी चाहिए ना। तो लिस्टेड कंपनीज में तो प्रमोटर का स्टेक हमेशा ही कम होता है और पब्लिक के पास काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कई कंपनीज में 100% तक भी अलाउड है। तो अब जैसा भी है, मान लीजिए इन 10,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर तो प्रमोटर के पास हैं, 6,000 शेयर्स पब्लिक के पास है। ओके, अब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, शोल्डर में बांटती है, किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। डिविडेंड दोनों को देना पड़ेगा या सिर्फ प्रमोटर ले सकता है? तो देखिए, शेयर्स में हर शोल्डर बराबर होता है, इसको कहा जाता है पेरी पैसू, मतलब हर शोल्डर का राइट बराबर है। तो अगर एक शोल्डर को 10 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है तो हर एक को देना पड़ेगा, मीन्स प्रमोटर को भी मिलेगा तो इनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मना कर दे ये ले ले, ये ले ले ये मना कर दे, नो, एवरीवन विल बी इक्वली इंटाइटल्ड टू। पर डिविडेंड तो सिर्फ किसका बांटा जा सकता है? प्रॉफिट का। ओके, अब डिविडेंड बांटने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कानून के तरफ से थोड़ी सी डिविडेंड में तकलीफ है। और वो भी कंपनी लॉ के कानून में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स में थोड़े से पंगे हैं। अब इनकम टैक्स में क्या पंगे हैं कि डिविडेंड जब शेयर होल्डर को मिलता है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। हाँ, पहले तो क्या था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का एक कॉन्सेप्ट था कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता था उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, शेयर होल्डर के लिए टैक्स फ्री था। अब शेयर होल्डर को उस पर टैक्स देना पड़ता है। शेयर होल्डर के बेचारे के, कंपनी ने 100 रुपये कमाए, शेयर होल्डर को भेजे, शेयर होल्डर को पता चला 30 रुपये टैक्स में चला गया, उसके 70 रुपये लगे। तो अब ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने में भी दिक्कत है। कारण, सपोज व्हाट हैपन, इसको ऐसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, शेयर कैपिटल कंपनी की 10,000 शेयर, 10 रुपये वाले मान लेते हैं 1,00,000 रुपये। अब कंपनी के पास खूब सारा प्रॉफिट हुआ, P&L अकाउंट लिख देता हूँ इधर 10 लाख रुपए, इधर एसेट्स सपोज 3 लाख रुपए है,
और बैंक में 8 लाख रुपए पड़े। आप कहेंगे प्रॉफिट 10 लाख का है, 10 लाख बांट दो। तो सबसे पहले 10 लाख बांटने के लिए बैंक में भी तो 10 लाख चाहिए। आप कहेंगे बैंक में क्यों नहीं है पैसा जब प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट हमेशा बैंक में ही थोड़ी रिफ्लेक्ट होता है, कारण अपन एक्रूअल बेसिस पे जब अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट तो ड्यू बेसिस पर अर्न हो जाता है, पता चला वो पैसा भी डेटर में ही पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, सो दैट वे सारा का सारा प्रॉफिट बैंक में रिफ्लेक्ट हो, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। तो बैंक में 8 लाख की है तो 8 लाख से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। अब 8 लाख रुपए भी अगर डिविडेंड आपने बोल दिया, 1 लाख के कैपिटल पे 8 लाख, मतलब जिसने 10 रुपये में शेयर खरीदा उसको आप बोलोगे 80 रुपये का डिविडेंड, वो पागल हो जाएगा, अरे इतना डिविडेंड। और एक बार पागल नहीं भी हुआ, एकदम खुशी के मारे कहेगा हाँ ये बढ़िया कंपनी है, 80 रुपये भी आ गए, अगले साल और 80 आएंगे। फिर वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, इस बार ये आया तो अगली बार भी वैसा आएगा। पर कंपनी को मालूम है कि ये प्रॉफिट तो इस बार एक्सेप्शनल कारण से हुआ है, हर बार तो ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, मान लो ये फार्मा कंपनी है, वो कोरोना की वैक्सीन बनाई, इसके कारण इस बार तो धांधू बिक गई और खूब प्रॉफिट हो गया। पर अगले बार तो कोरोना आएगा नहीं, कोई नई बीमारी आएगी नहीं आएगी, क्या मालूम, अगले साल तो ऐसा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो शेयर होल्डर फिर अगले साल मायूस हो जाएगा, और दुख के कारण हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, खुशी से तो फिर भी नहीं आए। तो इसलिए कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि जो वन टाइम प्रॉफिट होते हैं कंपनी उसको एक्स्ट्रा डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे, क्योंकि आज तक कंपनी हर साल 1 लाख रुपए ही कमाती थी, शोल्डर को 10 रुपये ही देती थी, एकदम से 80 दिया और फिर अगले साल कह देंगे नहीं नहीं अब वापस नहीं है, शोल्डर के लिए बैड इमेज हो जाएगी। तो ऐसा कंपनीज नहीं करेगी। पर अब कंपनी कह रही है इन पैसों का करे क्या, हम कौन सी नई वैक्सीन बनाए, काम ही नहीं है, इट इज़ लाइंग आइडल, आइडल है। तो अब क्या किया जाए? तो अगर ये पैसा शोल्डर में बांटना ही है तो डिविडेंड के फॉर्म में बांटने के बजाय बेटर तरीका है शेयर्स को ही वापस से खरीद लो। हाँ, आप कहेंगे शेयर को वापस से खरीदेंगे तो शेयरहोल्डर को 10 रुपये ही देंगे क्या? नो, जब कंपनी की वर्थ इतने प्रॉफिट कमा लिए हैं, मार्केट में शेयर की प्राइस भी आज 10 रुपये नहीं 90 रुपये होगी, 100 रुपये होगी, ऑटोमेटिकली कंपनी के शेयर की वैल्यू ही मार्केट में ज़्यादा होगी। और बाईबैक आपको बताऊं मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा पे किया जाता है, तभी तो शेयरहोल्डर तैयार होगा। सपोज आपके पास लिस्टेड कंपनी TCS के शेयर हैं, एक शेयर अभी शायद कितना 2,800 रुपये कुछ चल रहा है, कंपनी कह रही है हम बाईबैक 3,000 में करेंगे, तभी तो आप दोगे कंपनी को शेयर। अच्छा, बाईबैक में एक चीज़ बता दूँ, ऑप्शनल है, शोल्डर पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं देना ही पड़ेगा, नहीं कैसे देगा, नो, इट इज़ ऑप्शनल। ओके, बट अगर ऑप्शनल है और कंपनी बोले कि देखिए साहब मार्केट में तो हमारा शेयर का 2,800 का रेट है, हम 2,500 में खरीदेंगे, शोल्डर कहेगा रहने दे भाई मैं बाजार में बेच दूंगा। तो ऑब्वियसली बाईबैक मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे होता है, तो शेयरहोल्डर को लगता है कि चलो अच्छा है ना मैं यहीं पे दे दूँ, मेरा एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा। और कंपनी का एक फ़ायदा क्या हो गया कि ये पैसा बांटना था, बांट भी दिया, डिविडेंड का नाम नहीं रहा, कैपिटल विल रिड्यूस, कैपिटल रिड्यूस होने के फ़ायदे और हैं। अगले साल जब डिविडेंड बांटना होगा तो कम कैपिटल होगी, तो एक शेयर पे डिविडेंड भी क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे कई सारे एडवांटेजेस हैं, रीज़न हैं जहाँ कंपनीज क्या करती है, बाईबैक करती है। तो एक तो कंपनी के पास बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, अब उसका कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, तो कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेगी, शोल्डर से उनको पैसा दे देगी। हाँ, लीगल फॉर्म भी चेंज हो गया, अब ये डिविडेंड नहीं कहला करके क्या कहलाएगा, बाईबैक। तो वो जो डिविडेंड पे जो नॉर्मल टैक्स लगता है वो नहीं लग के बाईबैक पे तो टैक्स की रेट कम है। ऐसे समझ लो, इफ़ इट इज़ अ रिच पर्सन तो उसके लिए डिविडेंड पे टैक्स रेट हाईएस्ट रेट 30% लगती है, जबकि कैपिटल गेन पे रेट जो है वो 10% या 15% ही लगती है। तो ऑब्वियसली इवन फॉर प्रमोटर्स एंड पब्लिक इट इज़ बेटर डिविडेंड के बजाय क्या कर दिया जाए, बाईबैक कर दिया जाए। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। और कंपनी को फ़ायदा क्या होगा कि कैपिटल थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो अगले सालों से भी थोड़ा सा डिविडेंड का आउटफ्लो जो है, अमाउंट भले ही सेम रहेगा, पर अभी समझ लीजिए 1 लाख रुपए डिविडेंड देते हैं 1 लाख रुपए की कैपिटल पे, यानी कि 10 रुपये पे 10 रुपये मिलता है। अब अगर ये कैपिटल 1 लाख की जगह 80,000 रह गई, 8,000 शेयर रह गए, तो डिविडेंड का जो अमाउंट पर शेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कंपनीज गो फॉर बाईबैक। तो ये एक मैंने कारण बताया, कारण और भी बहुत सारे हैं। एक इंटरेस्टिंग कारण बताता हूँ आपको, ये वाला मैंने एग्जाम्पल लिखा था, प्रमोटर के पास 4,000 शेयर हैं, पब्लिक के पास 6,000 है। अब मान लो ये आप ही की कंपनी है, आप प्रमोटर हो, अब
आप अभी तक तो आपके पिताजी बिजनेस संभाल रहे थे, अब आपने एंट्री मारी है कि बस सबसे बिजनेस मैं संभाल लूँगा, सी हो गई मेरी। और आपने कहा ये क्या, कंपनी अपनी और अपने पास 4,000 शेयर, 40%। फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी कंपनी है। मेरी कंपनी है तो कम से कम 50 तो होने चाहिए, 50 से ज़्यादा होने चाहिए। आपने कहा नहीं नहीं, स्टेक बढ़ाओ अपना। तो अब आप अगर 4,000 से अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हो, आपने कहा नहीं, 6,000 शेयर अपने पास होने चाहिए, पब्लिक के पास 4,000 होने चाहिए। ठीक है साहब, तो 4 से 6 करने के लिए 2,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स और अब आपको अगर लेने हैं तो आपके पास दो चॉइस है। या तो कंपनी जो है वो प्रमोटर को और शेयर इशू करे, या आप स्टॉक एक्सचेंज में बायर की तरह खड़े हो जाओ और वो जो दूसरे इन्वेस्टर है उनसे खरीद लो। दोनों ही केस में आपको और पैसा डालना पड़ेगा, चाहे कंपनी में पैसा डालो, चाहे मार्केट से शेयर होल्डर से खरीदो। आपको अपना स्टेक बढ़ाने के लिए 40% से 50-60% पे आने के लिए आपको मार्केट से क्या करने पड़ेंगे, या तो शेयर खरीदने पड़ेंगे या कंपनी से इशू करवाने पड़ेंगे। दोनों ही केस में प्रमोटर की जेब से पैसा लगने वाला है। अब आप लोगों का यार ये तो मामला गड़बड़ है, कंपनी अपनी, अपना ही स्टेक बनाने के लिए पैसा और दो, ये कौन सी इंसाफी की बात हुई। आपने कहा छोड़ो छोड़ो, अब आप कोइंसिडेंटली मेरे से मिलना हो गया। मैंने कहा यार दूसरा तरीका बताता हूँ, बिना पैसे लगाए आपको अपना स्टेक बढ़ाना है, मैं बढ़वा दूंगा। ना आई सजेस्ट यू कि यू ऑफर अ बाई बैक। आप इनको बोलो कि हम आपको 3,000 शेयर आपके बाई बैक कर लेंगे, सिर्फ पब्लिक के, हाँ प्रमोटर के नहीं। हाँ बाई बैक इज़ ऑप्शनल, जिसको लेना है देना है दो। तो अब आप ये 3,000 शेयर बाई बैक करोगे, आप मतलब कंपनी बाई बैक करेगी। पैसा कौन देगी, कंपनी देगी, कंपनी की बुक्स में से पैसा जाएगा। और अब पब्लिक के पास कितने शेयर रह जाएंगे, 3,000। आपके पास कितने हैं, 4,000। हो गया आपका काम। अब क्या शेयर ज़्यादा हो गए ना। तो प्रमोटर को अगर अपना स्टेक बढ़ाना है, या तो खुद पैसा लगाए, वो नहीं है कंपनी से पब्लिक के शेयर होल्डर शेयर्स क्या कर ले, वापस खरीद ले, बाईबैक कर ले, प्रमोटर का स्टेक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट इज हाउ बाईबैक कैन बी डन जस्ट टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ प्रमोटर्स। ओके, तो ये एक सबसे बढ़िया टूल है, बिना पैसे लगाए किसी कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ाना हो तो दूसरे शेयर होल्डर के शेयर कंपनी को बोलो खरीद ले, मतलब बाईबैक कर ले, और ये करते ही प्रमोटर का स्टेक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो कई सारे कारण हैं, सबसे ज़्यादा कारण जो फेमस है वो यही है, टैक्सेशन, दैट इज़ मोर फेवरेबल फॉर बाईबैक रादर देन डिविडेंड। और दूसरा प्रमोटर का स्टेक बढ़ाना है। तीसरा कारण होता है कई बार कंपनी की वर्थ तो बहुत ज़्यादा है पर मार्केट में शेयर की रेट बहुत कम चल रही है। भाई होता है ना, आपके पास, आपको लग रहा है कि मेरी कंपनी के एक शेयर की वर्थ 150 रुपये है, इतनी तो वैल्यू होनी ही चाहिए दूसरों को देखते हुए, पर मार्केट में तो रेट 100 रुपये चल रही है। आप कहेंगे बेवकूफ़ है जनता जो मेरे शेयर को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही है। कभी खुन्नस भी आ जाती है ना, आपने कहा ऐसी तैसी, ऐसी जनता चाहिए ही नहीं, हटाओ इनके शेयर्स, यू ऑफर अ बाई बैक। आपने कहा मैं 120 में शेयर वापस खरीद रही कंपनी, आप लोगों ने दे दिए, तो व्हाट विल हैपन, पब्लिक 120 में दे देगी, पब्लिक के पास शेयर कम हो जाएंगे। वही कह दो, मार्केट में फ्री फ्लोट जो होता है, मतलब जो पब्लिक के शेयर्स हैं वो कम होंगे, और जब मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगी तो मालूम है डिमांड एंड सप्लाई, तो रेट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हाँ वर्थ 150 है, 150 में पहुंच गई। हिस्टोरिकली तो ऐसा मैंने कई बार देखा है, रेट 100 रुपये चल रही है, कंपनी कहती है हम बाईबैक करेंगे 120 पे, और वो बाईबैक से पहले ही मार्केट रेट ही 120 से बाहर पहुंचने लग जाती है। फिर कंपनी कई बार बाईबैक की प्राइस और इनहेंस करती है, या फिर कहती है चलो भाई रहने दो, हम क्या बाईबैक करें, कोई दे ही नहीं रहा है। बट अंडरस्टैंड, मार्केट वर्थ ऑफ अ शेयर ऑल्सो इंक्रीजेज विद द बाईबैक, क्योंकि इसका एक और फ़ायदा है, जो कंपनी में आपने पैसा लगाया वो रोज़ बराबर डिविडेंड दे रही है, आपका फेथ बढ़ता है। वो बाईबैक भी अनाउंस कर देगी मार्केट प्राइस से ज़्यादा में, इसका मतलब कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली पैसा है तभी तो बाईबैक कर रही है, तो आपका फेथ और बढ़ेगा। सच कंपनीज ऑलवेज आउट परफॉर्म इन द मार्केट्स। तो दिस इज द वेरियस रीजंस फॉर बाईबैक। ओके, तो अब कंपनी अपने शेयर वापस से खरीद सकती है, और पैसे किसको देने हैं, कंपनी को। अच्छा, शेयर खरीदने से क्या होगा, कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लीगल रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले
मैं थोड़ा सा अपने अकाउंट्स की फीलिंग आ जाए आपको, नहीं तो आप कहेंगे क्या हो रहा है भाई, कानून ही कानून आ गया, ठीक है, फालतू की बातें आ रही है। थोड़ा सा अकाउंटिंग अपन डिस्कस करें। इश्यू ऑफ शेयर्स में पहली एंट्री क्या किया करते थे अपन? इश्यू ऑफ शेयर्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया। दूसरी एंट्री क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सपोज 1,00,000 रुपए, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो इसका इफेक्ट अगर मैं कहूं कि बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं इन दो एंट्रीज से बैलेंस शीट, हाँ, तो आप कहेंगे शेयर कैपिटल कितनी हो गई भाई? 1,00,000 रुपए। बैंक में कितना पैसा आ गया? 1,00,000 रुपए। प्लस समझिए शेयर इशू जब किया जाता है कंपनी के पास, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट में बैंक में पैसा आता है और उधर लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होती है, बैंक डेबिट होता है। एंट्रियां दो की है, नेट अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन तो कैंसिल हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बायबैक इज जस्ट रिवर्स। बायबैक में कंपनी के पास पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा, और बायबैक से शेयर कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम होगी। यहाँ पे मैं यही कहूँगा ना, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, और क्रेडिट करना मतलब कैपिटल तो ठीक है, यहाँ 0 थी तो 1,00,000 हो गई, बड़ी है। तो अब बायबैक में क्या होगा? रिवर्स थिंग विल हैपन, बैंक बैलेंस कम होगा और कैपिटल क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ बायबैक में क्या होगा? जस्ट रिवर्स। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कर रहे थे, यहाँ मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक कर दूँ, और फिर शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर दूँ। ओके, हो गई है एक एंट्री खत्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आप कहेंगे ये 2 एंट्री के लिए चैप्टर रख दिया इधर ग्रुप 2 में? यस, हाँ। पर देखिए अपन सीए लोग जो है ना, कभी भी अगर स्पेशली प्रैक्टिस में अगर क्लाइंट्स को इतना आसान काम नहीं बताने का, वहाँ जा रही है बाईबैक करवाना, एंट्री बताओ, हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मेहनत लगेगी, नहीं तो पैसे कौन देगा अपने को। सो हम इजी चीज़ को भी एकदम घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेट करके एकदम प्रेजेंट करके ऐसा लाते हैं कि ओहो वाकई में बस इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, सो दैट इज़ ऑलवेज सिस्टम वी फॉलो। तो अब समझिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, थोड़ा सा नामकरण चेंज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा नाम डालेंगे ताकि लगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। तो अब मैं यहाँ एप्लीकेशन वर्ड के बजाय शेयर बायबैक अकाउंट कर दूँ, बायबैक किया है टू बैंक, शेयर कैपिटल टू शेयर बायबैक अकाउंट, बस थोड़ा सा आप कहेंगे चलो मॉडिफाई हुआ। अच्छा, एक 11th-12th में आपने इश्यूड प्रीमियम भी सीखा होगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए में से कैपिटल के 80,000 थे और 20,000 रुपये प्रीमियम होता था, तो वो कहाँ पे चला जाता था? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, बराबर। तो बाईबैक में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि बाईबैक आपने प्रीमियम पे किया, और अदर हो क्या सकता है, मान के चलिए हमेशा ऐसा ही होगा, बाईबैक विल बी एट प्रीमियम। तो अगर बाईबैक प्रीमियम पे आपने किया है तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स दैट बाईबैक आपने प्रीमियम पे किया तो इशू में प्रीमियम आप लेते हो, बाईबैक में आप प्रीमियम दोगे। इशू में प्रीमियम लेते हो तो क्रेडिट होता है, बाईबैक में फिर शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर बाईबैक अकाउंट, बस इस तरह से क्या कर ली जाएगी? एंट्री कर ली जाएगी। तो ये 2 एंट्रियां हैं बस। हाँ, इसके साथ में 2-4 एंट्रियाँ और चिपका देंगे, बट ब्रॉडली तो ये 2 एंट्रियाँ, 2 भी कर रहे हैं। अदरवाइज तो अगर इन दोनों को मर्ज करके एक एंट्री की जाए तो क्या बनती है? शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बैंक। कुल मिला के पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे नेट एंट्री क्या बन रही थी? कैपिटल डेबिट प्रीमियम, सॉरी बैंक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, उसमें रिवर्स हो रहा है। तो इशू में पैसा आता है, बाईबैक में जाता है। अब आप कहेंगे फिर इसमें और नया क्या सीखना है अपने को? व्हाट इज़ न्यू दैट वी आर गोइंग टू लर्न? ऑफ कोर्स कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स,
सेबी एक नाम सुना होगा आपने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी सिक्योरिटीज़ का मार्केट है, वो सारा सेबी कंट्रोल करती है और वो कई सारी गाइडलाइंस इशू करती है, रूल्स बनाती है। तो उसने भी कुछ बाईबैक के रूल्स बना रखे हैं, वो सब भी अपने को इस चैप्टर में सीखने हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ये एंट्रीज कैसे की जाएगी, दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी लर्नड। ओके, तो चलिए जी, आज अपन यहीं कंक्लूड करते हैं, कल इस चैप्टर को और आगे करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।